हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सॉलिड स्टेट की और मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सॉलिड स्टेट है, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या होना चाहिए, डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होती है सॉलिड्स की। उनका जो शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऑफ सॉलिड वो क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। इनकी पोजीशन फिक्स होती है और ये ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। ये इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। वेयरएज अमॉर्फस सॉलिड्स का क्या होता है, इररेगुलर शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है पूरे क्रिस्टल में क्या होता है, सेम होता है, तो इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। बट एमॉर्फस को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे अरेंजमेंट सेम होता है, बट जब हम लॉन्गर डिस्टेंस मींस पूरे क्रिस्टल को देखते हैं तो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। इनका इरेगुलर शेप होता है, तो ये मेल्ट होते हैं ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो तो जो पीसेस बनते हैं उनका जो सरफेस होता है वो रेगुलर और स्मूथ बनता है, बट जब आप एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हो तो पीसेस का जो सरफेस होता है वो इरेगुलर सरफेस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब हम 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट एमॉर्फस में हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इट इज नॉट डेफिनेट। नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे, इस डायरेक्शन से देखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट हो जाते हैं। सो एज ए रिजल्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मींस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम वैल्यू है डिफरेंट डायरेक्शन। वैसे तो इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है, इररेगुलर होता है, बट अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन को देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। सो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर ट्रू सॉलिड, मतलब आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है। वेयरएज एमॉर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड, में थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने पे इनकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जैसे केस ऑफ ग्लास। जो ओल्ड बिल्डिंग है उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ जो ग्लास है वो थिक हो जाता है, क्योंकि ग्लास क्या कर सकता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कर सकता है, तो उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की NaCl एंड क्वार्ट्ज, वेयरएज अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट, ग्लास। और जो अमॉर्फस सिलिकॉन है वो फोटोवोल्टिक मटेरियल मींस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। पहला टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इसमें आइदर एटम आते हैं, कौन से एटम हो सकते हैं, नोबल गैसेस के लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिनके बॉन्ड क्या होने चाहिए, नॉन पोलर, और डाइपोल जिनका 0 होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, CO2 में भी ओवरऑल डाइपोल 0 है, CCl4 में। जब आप इसको काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन करते हैं तब इनके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं। इनमें याद रखना वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होती है, और रूम टेम्परेचर में ये गैस और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होना चाहिए उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, जैसे HCl, H पे डेल्टा पॉजिटिव, C पे डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स होते हैं। याद रखना इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। रूम टेम्परेचर पे ये भी गैस और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
इसमें भी क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट किसके बीच में होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा होता है। दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स, याद रखना मॉलिकुलर सॉलिड्स नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि कोई आइंस प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल है वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस एंड एनाइंस अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कैटायंस और एनाइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। सॉलिड स्टेट में बात करें अगर आयनिक सॉलिड्स की, तो ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनकी जो आयंस है वो फ्री नहीं होती है। बट जब मोल्टन और एक्वा स्टेट में क्या होता है, इनकी जो आयंस है वो फ्री हो जाती है और आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो एग्जांपल NaCl, MgO। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो सराउंड होता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन और मेटल के पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑल द टाइम फ्री होते हैं, सो इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एज वेल एज सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन द एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। काफी बड़ा साइज होता है तो इन्हें हम जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये हार्ड ब्रिटल होते हैं और इनका एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये मेल्टिंग से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ये मोस्टली एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, लाइक डायमंड, SiO2, Al, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सिलिकॉन कार्बाइड। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, बट ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, इसमें कार्बन की क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है। कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, बट जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है बिटवीन द लेयर्स। एज ए रिजल्ट ये गुड कंडक्टर होता है। ये सॉफ्ट सॉलिड होता है ग्रेफाइट, तो हम इसे एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल का एक रिपीटिंग पैटर्न होता है क्रिस्टल में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इसमें हर एक पार्टिकल को हम डिपिक्ट करते हैं एज ए पॉइंट। तो हर एक पार्टिकल को हम लैटिस सेट या लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, और जब हम इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट सेल की। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जब रिपीट करें डिफरेंट डायरेक्शन में और हमारा इंटायर लैटिस बन जाए तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। इसके 3 एजेस होते हैं, A, B एंड C, और एंगल जो B और C के बीच में होता है उसे बोलते हैं अल्फा। A और C के बीच में होता है बीटा, और A एंड B के बीच में गामा का एंगल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले आता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास यूनिट सेल है, इसकी कॉर्नर पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट है, तो उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इसका जो कॉर्नर होगा ना, सपोज उस कॉर्नर को क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज 4 क्यूब उसको शेयर करेंगे, उसके ऊपर आपने और 4 क्यूब रख लिए, तो एक कॉर्नर के एटम को कितने क्यूब शेयर करते हैं, 8 क्यूब शेयर करते हैं। ठीक है, तो मतलब पर कॉर्नर कितना एटम प्रेजेंट होगा, 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर को 8 शेयर करें तो पर कॉर्नर 1/8 होगा, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन हो जाती है हमारी 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, तो नंबर ऑफ एटम्स 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। बिसाइड कॉर्नर पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं अदर पोजीशन में। सबसे पहले आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते हैं, बट एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। नंबर ऑफ एटम्स पता करेंगे, टोटल कॉर्नर्स 8 है, हर एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कॉर्नर की वजह से 1 एटम होगा। बॉडी सेंटर में एक एटम, पूरा एटम प्रेजेंट होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे 2 इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल, इसे हम FCC भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस। एक क्यूब में टोटल सरफेस होते हैं हमारे 6,
1 2 3 4 फ्रंट वाला, बैक वाला, हर एक फेस के सेंटर में अगर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, हर एक का 1/8 कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट सेल बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स 1। फेस का बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या, सपोज ये यूनिट सेल है, इसके फेस पे एक एटम है, ये एक और हमारा यूनिट सेल है, तो 2 यूनिट सेल याद रखना फेस पे एक एटम शेयर करते हैं, ठीक है। तो फेस कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा हाफ। टोटल फेस सेंटर कितने हैं हमारे, टोटल 6 है, 6 फेस सेंटर, सो 6 इंटू हाफ 3 एटम्स, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 + 3 इज 4। नेक्स्ट हमारा एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन आल्सो बी प्रेजेंट एट द 2 अपोजिट फेसेस, तो 2 अपोजिट फेसेस में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 8 इंटू 1/8 इज 1, कॉर्नर की वजह से 2 फेस सेंटर होते हैं तो फेस सेंटर 2 इंटू हाफ, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है 1, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं 2 इन एंड सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले क्यूबिक आता है, इसमें वेरिएशन आता है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC, फेस सेंटर्ड क्यूब FCC, ABC इक्वल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, एग्जांपल NaCN, जिंक प्लेट एंड कॉपर। नेक्स्ट टेट्रागोनल, प्रिमिटिव और BCC हो सकता है, A इज इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा इसमें भी 90 होते हैं। व्हाइट टिन SnO2 TiO2 CaSO4। ऑर्थोरोम्बिक में आता है प्रिमिटिव BCC FCC एंड सेंटर ABC नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, रोम्बिक सल्फर KNO3 BaSO4। हेक्सागोनल होता है प्रिमिटिव, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, ग्रेफाइट ZnO and CdS। नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, प्रिमिटिव ABC इक्वल, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। कैल्साइट एंड HGS आता है इसमें, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर आता है, ABC आर नॉट इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक सल्फर NaSO4 10H2O आता है। ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव आता है, ABC आर नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90, इसमें K2Cr2O7 CuSO4 5H2O एंड H3BO3 आता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन देखोगे तो 14 आती है, तो इसे 14 ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर की, इसमें पैकिंग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की और इसे हम स्फेयर की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स और मिनिमम एम्प्टी स्पेस रहेगी, ठीक है। सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जब आपने स्फेयर को एक रो में अरेंज किया हुआ है, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। अगर आप कोई भी स्फेयर लोगे तो उसको 2 बाकी स्फेयर टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसमें पहला आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसे हम SCP भी कहते हैं। इसमें सपोज एक लेयर है हमारे पास स्फेयर्स की, उसके एग्जैक्टली अबव आपने एक और लेयर डाला, सेकंड लेयर, उसके एग्जैक्टली अबव आपने एक और लेयर डाला, तो तीनों लेयर क्या होगी, एक ही जैसे दिखेंगी आपको, तो इसे हम A टाइप भी कहते हैं। अगर आप सेंटर एटम को देखोगे, इसके साथ 4 बाकी जो स्फेयर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। अगर उनके सेंटर को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से HCP भी कहते हैं। सेकेंड रो को हम फिल करेंगे इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बना ली, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें हम सेकेंड रो फिल करेंगे, तो ये A होगा, इसका डिफरेंट अरेंजमेंट होगा B। जब इसकी स्पेस में अरेंज करेंगे तो हमारा फर्स्ट और थर्ड लेयर मैच करेगा और सेकंड एंड फोर्थ लेयर मैच करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज AB टाइप। अगर हम सेंटर को देखेंगे, इसके साथ कितने अटैच होंगे स्फेयर्स, 6 स्फेयर्स अटैच होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 6 स्फेयर्स को अगर सेंटर से हम जोड़ देंगे तो हमारा हेक्सागन बनता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, तो हम 2 डायमेंशनल पैकिंग से 3 डायमेंशनल पैकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएंगे, इसमें हम क्या लेंगे, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। आपने 2 डायमेंशनल की लेयर ली, उसके ऊपर एग्जैक्टली आपने एक और लेयर डाला सेम लेवल पे, ठीक है, तो एटम्स का अरेंजमेंट सेम रहेगा, तो ये जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा इसे हम सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं, और इसका जो यूनिट सेल होगा दैट विल बी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशनल लेयर से 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे वॉइड्स की। वॉइड्स क्या होता है, वेकेंट स्पेस लेफ्ट अनऑक्यूपाइड बिटवीन द स्फेयर्स, स्फेयर्स के बीच में जो स्पेस बच जाता है उसे वॉइड कहते हैं। हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लिया 2 डायमेंशनल, और इसमें जो डिप्रेशन था, स्पेसिस था, उसके ऊपर हमने क्या डाला, दूसरा लेयर डाला जो मैंने ब्लू कलर से डाला है। एज ए रिजल्ट हमारे 2 तरह के वॉइड्स बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, इसमें क्या होता है, ये वॉइड सराउंड करता है 4 स्फेयर से,
और ये ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सपोज आपके पास 3 स्फेयर्स थे ट्राइंगल की फॉर्म में, आपने इसके ऊपर एक और स्फेयर डाला, तो बीच में जो स्पेस रह जाएगा इनके बीच में वो टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में, तो उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे? सपोज आपके पास ये 3 स्फेयर है, इसके बीच में ट्राइंगल का स्पेस होगा, ये 3 स्फेयर है ट्राइंगल, तो आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा, ठीक है, तो ये 3 थे, इसके ऊपर आपने ऐसे रिवर्स में डाला, तो ये जो बीच में स्पेस आ जाएगी इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स, कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, 2 ट्राइंगल वॉइड ऑफ 2 एडजेसेंट लेयर कंबाइंड इन अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेस बच जाएगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड डायमेंशनल पैकिंग है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। अभी हमने बनाया था टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाए थे। याद रखना जो थर्ड लेयर है, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, सपोज हमारे पास एक स्फेयर था, उसके ऊपर हमने 3 स्फेयर डाले, बीच में क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर हमने एक और क्या डाला? स्फेयर डाला। तो फर्स्ट लेयर को अगर हमने A कहा, सेकंड को B, जो थर्ड लेयर होगा वो फर्स्ट को मैच करेगा, उसको फिर से हम बोल देंगे A। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मैग्नीशियम और जिंक शो करता है HCP अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूब, इसे CCP और FCC भी कहते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या था? ये 3 थे, सेकेंड लेयर हमने बनाई, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये डिफरेंट है। हमने इसके बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इस पे एक और लेयर डाला, ये डिफरेंट लेयर होगा, इसे हम C कहेंगे। तो इसे ABC टाइप अरेंजमेंट कहते हैं जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कॉपर एंड सिल्वर ये अरेंजमेंट शो करते हैं। और जो हमने फर्स्ट अरेंजमेंट शो किया था सिंपल क्यूबिक लैटिस में, वो AAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। जब हम CCP एंड SCP स्ट्रक्चर लेते हैं तो याद रखना उसमें 2 वॉइड्स होते हैं। N क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है दैट इज इक्वल टू N, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाता है हमारा 2N। जो बिगर आयंस होती हैं जैसे एनाइंस, वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और वेयर स्मॉल आयंस जैसे कैटाइन वो फिल करता है वॉइड्स को। जो स्मॉलर कैटाइंस होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाते हैं, जो बिगर कैटाइंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम फॉर्मूला बनाते हैं कंपाउंड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल, एक यूनिट सेल में पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर, HCP एंड CCP की सेम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और CCP को हम FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स। तो FCC में हमने पढ़ा था 4 स्फेयर्स होते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सबसे पहले हमने क्या लिया? एज लेंथ ऑफ ए क्यूब। हमने क्यूब लिया हुआ है तो सारे एज लेंथ क्या हो जाएंगे? A हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि FCC था तो हमें पता है जो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर पे जो उसका फेस है वहां पे क्या होता है, एक स्फेयर होगा, एटम होगा, एजिस पे एटम होगा। इसको हम लाइन से ज्वाइन करेंगे डायगोनल से, इस डायगोनल को हम B ले लेंगे, इसे हम फेस डायगोनल कहते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर 2A स्क्वायर, एंड B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द डायगोनल और रेडियस ऑफ द स्फीयर के रिलेशनशिप की, तो जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो R है, तो यहाँ पे रेडियस होगा, यहाँ पे डायगोनल 2R, यहाँ पे R। तो ओवरऑल जो लेंथ होगा डायगोनल का B दैट इज इक्वल टू 4R, R 2R R ऐड करेंगे। B की वैल्यू हमें पता थी अंडर रूट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4R, तो A इज इक्वल टू 2 रूट 2R। पैकिंग एफिशिएंसी हमने ऑलरेडी फाइंड किया। वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्यूब लिया था A क्यूब इंटू 100, ये वैल्यू सेम रहेगा, डिवाइड कर देंगे। जो A का वैल्यू है दैट इज 2 रूट 2R रेज टू पावर 3, कैंसिल कर देंगे, R का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 74%। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC स्ट्रक्चर। तो BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी के सेंटर में क्या होता है, एक स्फीयर होता है, अपोजिट कॉर्नर्स में क्या होते हैं, स्फीयर्स होते हैं। जब इसे ज्वाइन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। एज लेंथ हमारा A हो जाएगा। जब हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे ना तो यहाँ पे C और B भी मिलता है। B क्या होता है, हमारा फेस डायगोनल जिसकी अभी हमने बात की थी, और यहाँ पे A। सबसे पहले B की वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्राइंगल अगर आपने लिया है EFT तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे AFD, तो हमारा हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर, और सी स्क्वायर का ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 3a स्क्वायर, और c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियस ऑफ द स्फीयर r, तो जो स्फीयर का रेडियस क्या है, r है, तो एक स्फीयर का रेडियस r, इसका डायगोनल 2r r, तो ओवरऑल ये जो बॉडी डायगोनल c होगा इज इक्वल टू 4r, तो 4r इज इक्वल टू c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट ऑफ 3a, और a इज इक्वल टू 4r अंडर रूट ऑफ 3। पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम बीसीसी की बात करेंगे, इसमें दो स्फीयर प्रेजेंट होते हैं और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब इंटू 100, a क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इंटू r अंडर रूट ऑफ 3 का क्यूब, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी 68%। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे ही हमारा क्या होता है, स्फीयर और एटम्स प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर के जो स्फीयर है वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। अगर एज लेंथ हमारा क्या है, a है, तो अगर हम बात करें जो a है दैट इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस को ऐड करके 2r बन जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एक ही एटम होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब इंटू 100, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2r का क्यूब इंटू 100 हो जाएगा 52.4%। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डायमेंशन ऑफ एन यूनिट सेल। हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पता करेंगे, और याद रखना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होता है बिकॉज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल। एज लेंथ हमारा a हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल d हो जाएगा, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब। मोलर मास ऑफ एन एटम कैपिटल M होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स विच इज z इनटू स्मॉल m हो जाएगा मास ऑफ ईच एटम, तो टोटल मास आ जाएगा यूनिट सेल का। अब मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, तो एक एटम का मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 10^23, हमें एक एटम का मास मिल जाएगा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास किसके इक्वल होता है, z इंटू स्मॉल m, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम a क्यूब। ठीक है, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे z इंटू कैपिटल M, a क्यूब इंटू Na, तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सपोज एटम्स के अरेंजमेंट में कोई भी क्या है, इरेगुलरिटीज है, तो उसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। दो तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इट इज डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, तो एक एटम क्या हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, उसके जगह कोई और एटम प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, जो इरेगुलरिटी आती है वो पूरी इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, पूरा इंटायर रो क्या हो सकता है, मिसिंग हो सकता है। अभी हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की। ये तीन तरह के होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। इसमें क्या होता है, इट डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड, मतलब जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन है वो क्या होता है, सेम रहता है। इसे हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, सम लैटिस साइट आर वेकेंट, मतलब कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। एज ए रिजल्ट डेंसिटी डिक्रीज होती है, जब सब्सटेंस को हीट करते हैं तब वैकेंसी डिफेक्ट मिलता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, जो एटम्स के बीच में स्पेस होती है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट, अगर वहां पे एक्स्ट्रा कोई एटम आ जाए तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इससे डेंसिटी इंक्रीज होती है, और ये बोथ ऑफ दीज डिफेक्ट्स नॉन आयनिक सॉलिड्स में ये शो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट की। इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, और ये आयनिक सॉलिड्स में दिखता है। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, सो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि कैटायंस एंड एनायंस क्या है, मिसिंग है, तो दैट्स व्हाई डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एग्जांपल CsCl, NaCl, KCl, AgBr। अगर हम NaCl की बात करें, 10⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ आयंस होती है 10⁻22। तो अगर हम 1 शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें, ये 10⁻16 आयंस में शो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड्स में शो होता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल आयंस होती हैं, मोस्टली कैटायन, वो डिसलोकेट हो जाती है उनकी नॉर्मल साइड से टू इंटरस्टिशियल साइड, तो अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंटरस्टिशियल जगह पे पहुंच जाती हैं। नॉर्मली कैटायंस मूव करती हैं, तो एक तरफ तो वैकेंसी डिफेक्ट आता है ओरिजिनल साइड पे, यहाँ पे वैकेंसी आता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आता है न्यू साइट पे।
ठीक है। नेक्स्ट जो एनाइंस है वो लार्जर होनी चाहिए साइज देन द कैटायन, इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ आयन सेम रहती है तो डेंसिटी सेम होती है। एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgBrN, AgI। और याद रखना जो AgBr है ये शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। जब फॉरेन एटम और आयन प्रेजेंट है एट लैटिस और इंटरस्टिशियल साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम, तो होस्ट एटम की जगह फॉरेन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल SrCl2 को आपने ऐड किया NaCl में, तो जो Sr2+ है वो ऐसे इम्प्योरिटी ऐड होगा। अब याद रखना ओवरऑल ये क्या रहेगा, क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल रहेगा, तो 2 सोडियम एटम को रिप्लेस करेगा 1 Sr2+, तो 2 सोडियम तो चले जाएंगे, इसकी जगह 1 Sr2+ आ जाएगा। ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1 कैटायनिक वैकेंसी। अगर आप 2 Sr2+ ऐड करते तो आपको 2 कैटायनिक वैकेंसी मिलती। अनदर एग्जाम्पल है CdCl2 इन AgCl। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। सॉलिड विच कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिफेक्ट की वजह से उसे हम नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अगर आप मेटल हैलाइड को हीट करते हो इन मेटल वेपर्स तो हमें डिफेक्ट शो होता है। आपने LiCl को हीट किया इन लिथियम वेपर्स, तो क्या होगा, जो लिथियम एटम है डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, तो आपने LiCl का क्रिस्टल लिया, लिथियम के साथ हीट किया वेपर्स के साथ, तो लिथियम के जो वेपर्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे सरफेस पे। उसके बाद क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है डिफ्यूज टू द सरफेस, वो सरफेस पे चले जाएगा, कंबाइन करेगा Li के साथ। तो Li क्या करेगा, सबसे पहले Li+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हमारा LiCl बनेगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इट डिफ्यूजेस इनटू क्रिस्टल ऑक्यूपाइंग एनायनिक साइट, जहां से Cl आया था वहां पे ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, से हम F सेंटर और फार्बेन सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन है जब लाइट पड़ती है तो वो एक्साइट होगा, एज ए रिजल्ट क्रिस्टल का कलर शो होगा। LiCl पिंक कलर शो करेगा, NaCl येलो, KCl वायलेट और लाइलक कलर शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। जो जिंक ऑक्साइड होता है व्हाइट कलर का होता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करके येलो कलर का हो जाता है। ZnO हीट करके Zn2+ हाफ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्सेस ऑफ Zn2+ है वो तो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। हमारा फॉर्मूला हो जाता है Zn1+xO और x रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ जिंक। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो मेटल है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जो कैटायन है वो लैटिस साइट से मिसिंग होता है और जो एडजेसेंट साइट होता है उसमें कैटायन प्रेजेंट होता है विद हायर चार्ज। जैसे FeO है तो ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है FeO 0.93O, Fe 0.96O, तो ये क्या होता है नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो सपोज हमारे पास क्रिस्टल है FeO का, तो Fe2+ क्या हो जाता है, मिस हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सपोज यहाँ से रिमूव हो गया है तो एज ए रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, उसको कंपनसेट करने के लिए जो साथ वाले Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर एक Fe2+ रिमूव हो जाएगा तो 2 Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁴ to 10⁷ पर ओम्स पर मीटर। अब याद रखना जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है तो उसे हम बैंड की फॉर्म में लिखते हैं। जो नीचे वाला बैंड होता है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ऊपर वाले बैंड को कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब मेटल्स में क्या होता है, द बैंड इज पार्शियली फिल्ड, यहाँ तो पार्शियली फिल्ड होता है, यहाँ तो ओवरलैप करते हैं दोनों बैंड। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इजीली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। इसमें जो गैप होता है काफी स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, तो ये थोड़ी कंडक्टिविटी शो करता है। वेरस इंसुलेटर में कंडक्टिविटी रेंज 10⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर। इसमें काफी ज्यादा बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसे हम फॉरबिडन जोन कहते हैं, तो लार्ज एनर्जी गैप होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो ये इंसुलेटर काम करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें स्मॉल गैप ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। जो प्योर सब्सटेंस होती है लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये नेचुरल स्टेट में सेमीकंडक्टर होते हैं, इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी लो होती है और इनकी कंडक्टिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटी, इसे हम डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। जब हम क्या करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोपिंग करें, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करें ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक। सपोज हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बॉन्ड बना लेंगे, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज, वो मूव कर सकता है। वो जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और दैट्स वाई क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। सपोज आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया, उसमें आपने डोपिंग की ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन में 4 बॉन्ड्स होते हैं, बोरॉन ऐड किया, बोरॉन में याद रखना सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, बट जो 4th इलेक्ट्रॉन की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज आपने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर जाएगा। सो एज ए रिजल्ट होल यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, होल जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एप्लीकेशन की बात करेंगे, जब हम एन टाइप और पी टाइप को कंबाइन करते हैं, इसे हम डायोड कहते हैं। तो ये एज ए रेक्टिफायर, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को। जब हम क्या करते हैं, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप या 2 पी टाइप के बीच में एन टाइप डालते हैं, तो इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है रेडियो और ऑडियो सिग्नल, और जो फोटो डायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे अमॉर्फस सिलिकॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हम ग्रुप्स 12 और 16 या 13, 15 के एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, एवरेज वैलेंसी इनकी 4 हो जाती है लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो ये भी सेमीकंडक्टर काम कर सकते हैं लाइक ZnS, CdS, CdSc, HgTe, यहाँ पे In, Sp, Al, P एंड GaAs। कंडक्टिविटी और मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे, जो TiO है, CrO2, ReO3 मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, MnO, FeO, CuO इंसुलेटर की तरह काम करता है, VO, VO2, VO3, TiO3 जो मेटेलिक और इंसुलेटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ReO3 मेटेलिक कॉपर की जैसे दिखता है और इसकी कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, एज ए रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। सबसे पहले हमारा सब्सटेंस आता है डायामैग्नेटिक। ये क्या होता है, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है, तो दे हैव नो मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जाम्पल वाटर, NaCl एंड बेंजीन। नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक। ये अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये लूज कर देते हैं मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक O2, Cu2+, Fe3+ एंड Cr3+। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब सॉलिड स्टेट में होता है, जो मेटल के आयन्स है वो ग्रुप करते हैं टुगेदर इन ए स्मॉल रीजन, तो उस रीजन को हम बोलते हैं डोमेन, और वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब अनमैग्नेटाइज पीस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं होती है, तो डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली अरेंज होते हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। बट जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, वो एक ही डायरेक्शन में सारे डोमेन्स क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करो तो डोमेन जो है वो प्रेसिस्ट रहते हैं और हमारा परमानेंट मैग्नेट बनता है। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम, CrO2। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनका क्या होता है, जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए होता है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं, वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। एग्जाम्पल MnO।
नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनका स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए होता है क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल नंबर में होते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम इसे हीट करें तो फेरी मैग्नेटिज्म ये लूज कर देते हैं और ये पैरा मैग्नेटिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल Fe3O4 इसे मैग्नेटाइट कहते हैं और फेराइट्स में आता है MgFeO4 एंड ZnFeO4। आई होप आपको सॉलिड स्टेट समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के ही बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।